नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद के चलते आज हिंदू संगठनों की तरफ से दीपदान की बात कही जा रही है, जिसके चलते डीएम मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी ने जिले में 144 धारा लागू कर दी है। बता दें कि आज प्रशासन चौकन्ना है, जिसको लेकर डीएम ने निर्देश जारी किए हैं। किसी भी नए कार्यक्रम को लेकर कोई अनुमति नहीं दी गई है, साथ ही सुरक्षा प्रबंध भी कड़े होंगे। रूटीन के भांति श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किए जाएंगे। ने आप सभी को अवगत कराया 6 दिसंबर को मथुरा स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज नहीं है। सामान्य दर्शन पूजन और जो समान व्यवस्थाएं रहती हैं वो चलती रहेंगी। किसी भी तरह के नए आयोजन या नए प्रोग्राम की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ सभी लोगों का, सभी संगठनों से अपील की जाती है कि कानून व्यवस्था में खलल न डालें, जो सामान्य व्यवस्था है उसका पालन करें। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन की तरफ से उस दिन जोन और सेक्टर के माध्यम से की जाएगी। गड़बड़ी फैलाने वालों पे लगातार नजर रखी जा रही है, जिनके द्वारा भी कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए 6 दिसंबर को जहाँ तक मथुरा की बात है, यहाँ कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, लेकिन जो परंपरागत यहाँ पर जो अन्य दिनों के जो दर्शन होते हैं उस तरह 6 दिसंबर को भी दर्शन होते रहेंगे। कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं होने दी जाएगी, किसी भी दशा में नहीं होने दी जाएगी। जो परंपरागत आयोजन होते हैं, जो दर्शन पूजन होता है, सभी लोगों से अनुरोध भी है लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत 2142 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेजों और आयुष के चिकित्सकों को संबोधित भी किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि 2142 स्टाफ को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सभी अपने दायित्व को समझें और जीवन में कितना भी धन संपदा हो, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो कुछ नहीं है। स्वास्थ्य शरीर से ही धर्म साधना हो सकती है। एलोपैथी और आयुष विद्या में एक साथ नियुक्ति पत्र मिल रहा है। बेहतरीन परिणाम भी सामने आए हैं। हम लोगों ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। लगभग 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम लोग आज के दिन पे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं। आज कोई गरीब ये नहीं कह सकता कि स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मुझे अपना उपचार कराने से वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि चिकित्सक हमारे स्वास्थ्य के केंद्र हैं। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, इनमें तो स्वास्थ्य की सुविधा मिल ही रही है, मेडिकल कॉलेजेज में भी मिल रहे हैं। और किसी को अन्य मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट संस्थान में जाके करना है तो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उसको उपलब्ध हुआ है। डायलिसिस की सुविधा 72 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। हर जिले में आईसीयू स्थापित हो चुके हैं। बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में 108 और 102 की जो एम्बुलेंस सेवा है, उनके रिस्पांस टाइम को भी न्यूनतम स्तर पर लाने के प्रयास किए गए हैं और उसके भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जब प्रयास प्रारंभ होता है तो परिणाम भी उसी प्रकार से हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। आज 2 एम्स भी गोरखपुर में और रायबरेली में कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल की भी कोर्सेज प्रारंभ हो, क्वालिटी दी जाए, जिसके बारे में डिप्टी सीएम पाठक जी बता रहे थे कि मिशन निरामया के अंतर्गत एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि चिकित्सक के साथ साथ पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की अपनी भूमिका है, वो बैकबोन होता है इस पूरी स्वास्थ्य सेवा का। और इस देश से क्वालिटी सेवा वे दे सकें, इसके लिए एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हम इस दिशा में भी बेहतरीन प्रयास कर सकें, यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है
और उसी प्रयास के क्रम में आज हम सब यहां पर हैं। पहली बार प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि अगर हम देखेंगे, इन सेवाओं के स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोगों ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए इनका अपना एक स्वयं का विश्वविद्यालय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे यहां पे एक लखनऊ में बन रहा है, और उसी हमारी जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सभी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड होंगे। उसने कार्य करना प्रारंभ किया, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 2004 में पहली बार ईवीएम से चुनाव शुरू हुआ, आज फिर ईवीएम पर सवाल है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद ईवीएम पर सियासत तेज हो गई है। देश भर में बड़े चेहरे ईवीएम पर निशाना बना रहे हैं। सुनिए किसने क्या कहा। अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है, और अगर वहाँ व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं न कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था, उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से, क्या इसमें चोरी हो सकती है? उन्होंने कहा हो सकती है। हमारी राय पहले दिन से ईवीएम के खिलाफ, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, और ईवीएम का विरोध तो सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया था। जीत जाते हैं तो बल्ले बल्ले, हार जाते हैं तो ईवीएम, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, यही है ईवीएम। जनता आज एनडीए के साथ में खड़ी होते हुए दिख रही है, तो उसके बारे में उन्होंने तो चिंतन करने को ही होना। केवल ईवीएम के नाम पे आप अपना चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते। कांग्रेस चुनाव हारने के कारण ढूंढ रही है, और ईवीएम पर प्रश्न खड़े करना, ये उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। इतने बड़े नेता, आपको लोकतंत्र में व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल के अंदर आपको विश्वास है, और देश के अंदर बाकी अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो आपको ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो ये तो कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, उसका वो कारण ढूंढ रहे हैं कि हम क्या कारण करें। भाई ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष जब जीत जाते हैं, तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, पंजाब के जीत पर नहीं उठाए, हरियाणा हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए, ये कोई नई बात नहीं है। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम पर सवाल। तौर पे जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिणाम आए हैं, वो बेहद ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम लोगों का आकलन था, जो परिणाम आए हैं, वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप शो नजर आ रही है, जिसके साथ ही 3 महीने बाद इंडिया गठबंधन होने वाली है। वहीं दम भरने वाले गठबंधन के 3 साथियों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में फूट जग जाहिर है, और माना जा रहा है कि मामला और नीतीश के साथ ही सपा सुप्रीमो भी कांग्रेस को अपनी नाराजगी दिखा अपनी ताकत का एहसास कराने की कवायद में है, जिसके बाद अब कांग्रेस के लिए गठबंधन को साधना और सभी दल को साथ लेकर चलना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खत्म हो गई, अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। तो क्या वाकई में अखिलेश यादव का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, या फिर एक बार फिर वो कांग्रेस को अपनी अहमियत का एहसास करवा रहे हैं? जी, ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई, मगर अखिलेश ने बैठक से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। वैसे तो ये भी तय था कि इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगे। ऐसे में अखिलेश यादव की कांग्रेस से दूरी क्या संकेत दे रही है, ये एक सवाल। देखिए, अगर इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ता, एक संदेश जाता, तो हो सकता है कि ये जो परिणाम आए हैं ये कुछ और होते।
क्योंकि आज जो इंडिया गठबंधन पे सवाल उठ रहे हैं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बड़ा दल है। बड़े दल के साथ उन्हें बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका निर्णय तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ही करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ये जरूर चाहती है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए और उसके लिए जो क्षेत्रीय दल हैं जो जहां मजबूत हैं उनका सहयोग, जो बड़ा दल है वो बड़े दिल के साथ। कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगा है, मगर सवाल ये भी कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश में सपा ने अपनी ताकत का एहसास कांग्रेस को करवा दिया या फिर सपा के दावे भी हवाई ही साबित हुए। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ खड़ी होती तो क्या तस्वीर मध्य प्रदेश में कुछ और होती या फिर सपा के दावे सिर्फ ख्याली पुलाव थे? देखिए, आंकड़ों के जरिए समझिए कि आखिरकार हकीकत है क्या। दरअसल समाजवादी पार्टी ने करीब 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, मगर समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही बयां करती है। अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियां हुई, मगर कोई कमाल नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ 0.46% वोट ही समाजवादी पार्टी को मिले। हैरानी की बात यह है कि नोटा को समाजवादी पार्टी से 2 गुने यानी कि करीब 1% वोट मिले। सपा को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। वहीं आलम यह रहा कि समाजवादी पार्टी की 50 सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई। 43 सीटें ऐसी रही जहां समाजवादी पार्टी को 1000 से भी कम वोट मिले और किसी भी सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी नहीं रहा। अगर राजस्थान का भी जिक्र कर लें तो राजस्थान में भी 0.01% वोट ही मिले, जबकि छत्तीसगढ़ में 0.04%। मगर उत्तर प्रदेश में सपा का एक और मुख्य विपक्षी चेहरा बीएसपी यानी बहन जी की पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले हैं। बीएसपी का रिपोर्ट कार्ड बताता है कि मध्य प्रदेश में 3.40% बीएसपी को वोट मिलते हैं, जबकि राजस्थान में करीब 2% वोट बीएसपी का हाथी लेता है। अगर मध्य प्रदेश के रण की बात करें तो महज निवाड़ी ऐसी एक सीट रही जहां समाजवादी पार्टी में इंडिया अलायंस के गठबंधन तले चुनाव लड़ा जाता तो नतीजे बदल सकते थे, मगर बाकी जगह नतीजे तस्दीक कर रहे हैं कि साइकिल पंचर ही रही। खैर, अब मसला अखिलेश की नाराजगी को दूर करने का है और ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि अखिलेश यादव के गुस्से को ठंडा करने के लिए जिम्मा कांग्रेस ने आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सौंपा है। लालू अखिलेश परिवार के बहुत नजदीक हैं। ऐसे में लालू क्या अखिलेश यादव के गुस्से को शांत कर पाएंगे और क्या अखिलेश यादव मान जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। झारखंड में मलेरिया के चलते बच्चे की मौत का मामला लोकसभा तक पहुंच गया, जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में मुद्दा उठाते हुए जेएमएम की सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है, जिसके साथ ही सरकार पर स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर असंवेदनशील और गंभीर न होने का आरोप लगाया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। झारखंड में बीमारी से मर रहे आदिवासियों के बच्चे, निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाया बड़ा मुद्दा, सोरेन सरकार को की बर्खास्त करने की मांग। झारखंड के आदिवासियों के कष्ट की गूंज सोमवार को संसद में भी सुनाई दी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वहां हो रही आदिवासियों के बच्चों की मौत का संवेदनशील मुद्दा लोकसभा में उठाया। राज्य सरकार पर आदिवासियों के विरुद्ध काम न करने का आरोप लगाते हुए सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो यहाँ तक दावा किया कि झारखंड में सुंदर पहाड़ी मुख्यमंत्री सोरेन का क्षेत्र है। पिछले 1 महीने में पहाड़िया जनजाति के 20 बच्चों की मौत मलेरिया या ऐसे ही किसी संक्रमण से हो चुकी है। सरकार गंभीर नहीं है, ऐसे में सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जिले का अध्यक्ष हूँ,
मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है सुंदर पहाड़ी, और पिछले 1 महीने से प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप जो पहाड़िया जनजाति है उनके 20 बच्चों की मौत हो गई है। मलेरिया या इसी तरह का कोई ऐसा वायरल है जिसको कि राज्य सरकार देख नहीं पा रही है। मैं और हमारे जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी दोनों विजिट कर चुके हैं। लिट्टीपाड़ा और सुंदर पहाड़ी का ये हाल है, और हालात ये हैं सर कि ना वहाँ डॉक्टर की कोई व्यवस्था है, और ना आपको आश्चर्य होगा जो पीटीजी को 100% हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं उनका नाम लिस्ट तक में नहीं है सर। विपक्ष सरकार की सोच पर सवाल उठा, बच्चों की मौत पर सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। आरोप ये कि आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां वहां उन्हें आवास तक नहीं दे रही है। दुबे ने झारखंड सरकार को बर्खास्त करते हुए केंद्रीय टीम भेजकर बच्चों की जान बचाने की मांग सदन में कर डाली। एक भी आदिवासी परिवार को, आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां, एक भी आदिवासी को वहां न प्रधानमंत्री आवास है, न डॉक्टर की सुविधा है, और रोड का ये हालत है सर कि हम लोग जो है, मेरा ये हाथ छिल गया है सर कि मैं खुद ही मोटरसाइकिल से गिर गया, मोटरसाइकिल से भी मैं वहां चढ़ नहीं पाया सर। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि इस तरह आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने वाला, आदिवासियों के खिलाफ नहीं काम करने वाला और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाने वाला मेरे इलाके में जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए, यहाँ से केंद्रीय टीम को भेजा जाए, और बच्चे जो मर रहे हैं प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप पहाड़िया के, उनकी जान बचाए। थैंक यू। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ पिछले दिनों लिट्टीपाड़ा और सुंदर पहाड़ी का दौरा किया था। वहां डॉक्टर तक की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप को 100% पीएम आवास देती है, लेकिन वहां इस वर्ग के एक भी आदिवासी का नाम पीएम आवास योजना की सूची में नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हेमंत के राज में उनका क्षेत्र ही विकास से अछूता है जहां बच्चों की मौत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।